हेलो एवरीवन, ईसीसी एजुकेटर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगर ये भर्ती ईमानदारी से अगर ईमानदारी से इस पर काम किया गया होता तो दोनों भर्तियां, पिछले साल की जो भर्ती थी वो भी और इस साल की जो भर्ती है, दोनों भर्तियां अब तक पूरी हो चुकी होती। लेकिन विभिन्न कारणों से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी कारण आप लोगों को पता ही हैं, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मथुरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से यहाँ पर जो आवेदन है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मथुरा में फिलहाल थोड़ी देर के बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे और 7 सितंबर जो है लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो 7 सितंबर तक आप मथुरा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी 2 जिले हैं जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। तो आवेदन आप करेंगे तो एक दूसरा जिला है रामपुर में 30 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी देर के बाद आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें तो एक और जिला है अलीगढ़ में भी 7 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। 7 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए ना तो वाकई ये जो भर्ती चल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं तो एक बात तो है कि मामला जो है वो इस प्रकार से है कि ईमानदारी से ये भर्ती जो है पूरी नहीं की जा रही है, और यही वजह है कि ये जो भर्ती है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ये रोजगार संगम वेबसाइट है, रोजगार संगम यूपी डॉट, अब यहाँ पर जो इसका लिंक है ये रहेगा sevayojan.up.nic.in। तो मतलब ये रजिस्ट्रेशन करके आप रख लीजिए। आवेदन की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो बस सिंपली आपको एक क्लिक करना होगा और आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। कोई फीस वगैरह यहाँ पर जमा नहीं होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो आता कि बिहार से एईडीओ की वैकेंसी जो है आई हुई है, और इस बार पदों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। कुल मिला के 935 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसमें आवेदन वही लोग कर सकते हैं, मतलब आवेदन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन तो कोई भी कर सकता है, आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट से हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो केवल स्नातक ही यहाँ पर योग्यता रखी गई है। अभी जो है परीक्षाएं कब तक होंगी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। केवल एक ही परीक्षा यहाँ पर होनी है। एईडीओ में केवल एक परीक्षा होगी, प्री मेंस का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है। और आपकी जो परीक्षा होगी तो उसी में 3 पेपर रहेंगे। एईडीओ में आपकी जो परीक्षा होगी तो केवल एक परीक्षा होगी, ठीक है, केवल एक परीक्षा होगी, और इसी परीक्षा में आपके 3 पेपर होंगे, और सभी जो पेपर होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला पेपर रहेगा उसमें लैंग्वेज से संबंधित रहेगा, जिसमें अंग्रेजी के 30 प्रश्न होंगे, और हिंदी के 70 प्रश्न होंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें अंग्रेजी में और हिंदी में आपको एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। जो दूसरा पेपर का दोस्तों, यह आपके सामान्य योग्यता का होगा। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे, यानी कि जीएस का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, और इसमें भी आपको 2-2 घंटे का पेपर रहेगा सभी। और जो तीसरा पेपर आपका होगा, तो जो तीसरा पेपर होगा ये रीजनिंग का होगा। तो इस प्रकार से ये परीक्षा होगी, और इसके बाद आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। केवल एक परीक्षा दीजिए और आसानी से आप ये जो एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हैं, इस पद पर आप आसीन हो सकते हैं। पदों की संख्या अच्छी खासी है, 935 पद हैं। सामान्य स्नातक यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और रही बात है कि उम्र सीमा क्या है, तो मैक्सिमम जो है 37 साल की उम्र तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा में सत्य युद्ध पर पूछे निबंध। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा वर्तमान समय में आयोजित की जा रही है। पहले दिन निबंध का पेपर था। तो निबंध के पेपर में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर खंड अ और खंड ब में निबंध के टॉपिक अलग अलग होंगे। तो खंड अ में 4 टॉपिक दिए गए थे। सत्य के कोई रंग नहीं जानता है, बिना लड़े ही दुश्मनों को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है, विचार एक दुनिया को खोजता भी है और बनाता भी है, और सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। ये 4 टॉपिक थे, जिससे कोई भी एक टॉपिक चुनना था आपको निबंध लिखने के लिए। खंड ब में जो टॉपिक था उसमें था मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छे से साफ किया जा सकता है। दूसरा है कि वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते हैं। तीसरा था कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। और चौथा था कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। इस पर मतलब कोई भी एक टॉपिक चुनिए और इस पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा गया था। 23 और 24 अगस्त को अब जीएस का पेपर होगा। 30 अगस्त को भाषा के 2 पेपर होंगे। 31 को वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षा होगी समाप्त होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक समान नियमावली के बावजूद एडेड विद्यालयों में फंसी भर्ती। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है यूपी टीजीटी के बारे में। यूपी टीजीटी के बारे में अखबार ये लिखता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो, दोनों की जो नियमावली है वो समान है। उसके बावजूद एलटी ग्रेड में विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यूपी टीजीटी में अभी तक अधियाचन भी प्राप्त नहीं हो पाए हैं। तो अधियाचन अभी मिले नहीं है। तो रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन कब तक जारी होगा कोई जानता नहीं है। वैसे एक बात तो तय है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में इस बार पदों की संख्या अच्छी खासी है। कुल लगभग 30,000 पद होंगे।
एग्जैक्ट फिगर तो नोटिफिकेशन से ही आपको पता चलेगा, लेकिन 30,000 पद हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी एडेड विद्यालय हैं उसमें टीजीटी और पीजीटी के बहुत बड़ी संख्या में जो पद हैं वो वर्तमान समय में रिक्त हैं। हालांकि आने वाले समय में जो राजकीय विद्यालय हैं एटीकेट के माध्यम से, जैसे प्रवक्ता के माध्यम से जो भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं वो तो भर जाएंगे, लेकिन यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो रिक्त पद हैं उनको किस प्रकार से भरा जाएगा, इस पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और ये भी है कि आखिर क्या वजह है कि एलटी ग्रेड में अध्याचन प्राप्त हो गया, विज्ञापन जारी हो गया, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई और अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी में फिलहाल अभी अध्याचन तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, चर्चा करने योग्य तो कोई भी बात नहीं है, बस कहने योग्य बस एक बात है कि पता नहीं क्या चल रहा है और क्या वजह है कि एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है न तो विज्ञापन जारी किया जा रहा है, और रही बात परीक्षा की तो परीक्षा के लिए कई बार टालने के बाद अब नई डेट दी गई है। अब देखना ये है कि क्या परीक्षा इस डेट पर होगी। मुझे तो पूरा उम्मीद है कि परीक्षा होगी, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगली खबर है कि आरआरबी एलपी की दोबारा परीक्षा 31 अगस्त को कराई जाएगी। आपको याद होगा कि आरआरबी के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी भर्ती परीक्षा 2024 जो कि हुई थी 15 जुलाई को, रद्द कर दी गई थी कुछ केंद्रों पर। अब ये परीक्षा जो है 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी और एग्जाम सेंटर्स की जानकारी जो है वो दे दी गई है। rrbapply.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जानकारी देने के बाद अपना जो एग्जाम शहर है, एग्जाम सिटी है, उसके बारे में जान सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को अपना जो पासवर्ड याद नहीं है वो फॉरगेट पासवर्ड लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सिटी इंटीमेशन स्लिप सक्रिय होने की सूचना एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी। वहीं पर ई कॉल लेटर परीक्षा से 4 दिन पहले उसी लिंक से डाउनलोड होगा। यहाँ पर देखिए नंबर भी दिया गया है। अब आप लोग बताइए कि ये नंबर काम करता है या नहीं। मैक्सिमम जो नंबर होते हैं, हेल्पलाइन जो दी जाती है वो कभी भी काम नहीं करती है किसी भी परीक्षा को, कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो कुछ और भी खबरें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग वे में, जैसे कि भ्रष्टाचार फिलहाल चरम पर है और कुछ पद ऐसे भी है ना कि मतलब वहाँ पर नोटों की बरसात होती है। अब यहाँ पर बात करें तो विनोद राय ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन में अधीक्षण अभियंता हैं, उनके पास मधुबनी डिवीजन का भी प्रभार है। गुरुवार को ईओयू को सूचना मिली कि राय भारी मात्रा में नकदी लेकर पटना स्थित घर जा रहे हैं। अब इसके बाद ईओयू टीम उनके घर पहुंची, मगर इंजीनियर की पत्नी ने रात के समय घर में अकेले होने की बात कहकर टीम को रोक दिया। पूरी टीम रात भर वहीं इंतजार करती रही। सुबह जब अधिकारी घर में घुसे तो दंग रह गए। वहां नोट जलाए गए थे और मामूली नहीं, मतलब पूरे घर को चिमनी बना दिया गया था। रात भर नोट जलाए गए, उसके बावजूद भी 40 लाख के लगभग नोट जो हैं वो बच गए हैं। हालांकि दोस्तों नोट जलाना, नोट को नष्ट करना यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 7 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं आपको हो सकती हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने नोटों को नष्ट कर दिया है। तो फिलहाल तो ये तो यहाँ पर एक्टिव हो ही गया कि अब ये पेनाल्टी इनको लगेगी, जिसमें 7 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जमीन जायदाद के कागज भी मिले हैं। खैर टीम ने तो सारी चीज़ें यहाँ पर जुटाई ली हैं और इस प्रकार से भी लोग हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इतना पैसा इनके पास है कि रात भर चला रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षा मित्रों के मानदेय पर विचार करें या हाई कोर्ट आए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए कमेटी गठित कर निर्णय लेने के आदेश का पूरी तरह से पालन करने या फिर विभाग के संबंधित 4 अफसरों को 11 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। तो कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा कंचन वर्मा, डायरेक्टर बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को आदेश के अनुपालन, हलफनामा दाखिल करने या सुनवाई की अगली तारीख पर अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। मतलब कि या तो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उस पर विचार करें या फिर आइए और जवाब दीजिए। फिलहाल फ्रेंड्स आज के अखबारों में ये सारी चीज़ें थी और थैंक यू आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा।